नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मिशन 2023 को साधने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहिए तो बेहतर होगा, कमलनाथ की आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री शामिल हुए। कमलनाथ की आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक मंडलम सेक्टर कमेटी के पुनर्गठन की समीक्षा को लेकर हुई है। इस दौरान पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 190 विधानसभा में मंडलम समितियों का काम पूरा होने का दावा किया। बैठक में बिजली, पानी, महंगाई जैसे मुद्दों को लोगों तक ले जाने के निर्देश दिए गए, जिस पर कांग्रेस अब आंदोलन की तैयारी करेगी। चूंकि चुनाव में अब 1.5 वर्ष का वक्त बचा है। इस बैठक में गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, राजमणि पटेल, ये लंबे नामों की फहरिस्त है। तकरीबन 22 नेता आज शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस नेताओं से मिल रही जमीनी रिपोर्ट पर मंथन भी हुआ। तो मिशन 23 की तैयारी में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लोग जुटे हैं और 23 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की एजेंडा है। तो मुख्य रूप से ये चर्चा हुई, जो रोड मैप हम लगातार बना रहे थे उसको फाइनल किया गया कि किस तरीके से 2023 मिशन 2023 को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को और इस निकम्मे प्रशासन को उखाड़ा जाएगा। उस पर चर्चा हुई। जो हमारे बड़े नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय ने सौंपी हैं। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बिजली की आपूर्ति करने में नाकामयाब रहे हैं और पूर्ण रूप से विफल हो गए हैं और जो डबल इंजन की रेल थी वो पटरी से नीचे चल रही है। और तो नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से। नवीन, 2023 को लेकर फाइनली कांग्रेस ने आज से शंखनाद कर दिया है कि उन्हें किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाना है, क्या रणनीति रहेगी। तो जरा बताइए, आप तो लगातार कवर कर रहे थे, मैंने इसके पहले भी आपसे बात किया था कि आज की इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला कांग्रेसियों द्वारा। देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक थी। कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ किस तरीके से लहर बनानी है, किस तरीके से माहौल बनाना है। जिम्मेदारी भी तय हुई, चूंकि पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह थे और बाहर बैठक से निकलने के बाद उन्होंने ही अपने बयान दिए। उन्होंने ये साफ किया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अघोषित बिजली कटौती हो रही है और न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक का पावर कट हो रहा है, वो भी अनडिक्लेयर्ड पावर कट है। लिहाजा इससे आम आदमी, ग्रामीण आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में तहसील से लेकर जिला मुख्यालयों तक कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और इस आंदोलन का जो संयोजन करेंगे वो प्रियव्रत सिंह करेंगे। चूंकि प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी है कि किस तरीके से पावर परचेजिंग में और पावर प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो रही है। और इसी सिलसिले में प्रियव्रत सिंह ने यह भी कहा कि आर्थिक अनियमितताएं मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में हो रही हैं और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार से भी उसी तरीके की गड़बड़ी लगातार हो रही है। कोयले का संकट लगातार बना हुआ है। जो 14 से 15 रैक मध्य प्रदेश को हर रोज मिलना होता था, लेकिन इस भीषण गर्मी में जब 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और पावर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तब भी 8 से 10 रेलवे के रैक मिल रहे हैं, तो जो नाकाफी है मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण इकाइयों के लिए। तो इसी एजेंडे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। गांव से लेकर जिला मुख्यालयों तक, राजधानी भोपाल तक आंदोलन पूरे मामले पर छेड़ा जाएगा। प्रियव्रत सिंह और कांग्रेस पार्टी के भीतर, इस बैठक के भीतर ये भी चर्चा हुई कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। चूंकि 6 महीने पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को जिम्मेदारी दी थी कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर कमेटियों की। अब चूंकि पुनर्गठन लगातार 6-8 महीनों से चल रहा था तो इसकी रिपोर्ट भी आज बैठक में पेश की गई। एनपी प्रजापति ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 190 विधानसभा सीटों पर मंडलम सेक्टर कमेटियों का पुनर्गठन हो गया है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते कई जगह मामला अब भी अटका हुआ है। जैसे नक्शे तैयार हो गए हैं, लेकिन
जिलाध्यक्षों और विधायकों ने नाम अब तक नहीं दिए हैं। जिलाध्यक्षों और विधायकों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष को लेकर। तो ये तकनीकी जो खामियां हैं इसको दुरुस्त करने के निर्देश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक में दिए और ये भी कहा है कि महीने 1.5 महीने के भीतर 230 विधानसभा सीटों पर मंडलम और सेक्टर कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए। ये 2 टूक निर्देश कमलनाथ ने आज की बैठक में दिए हैं। जाहिर है 2023 में चुनाव है, साल सवा साल भर का वक्त बचा हुआ। कांग्रेस की कोशिश है किसी तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। सबसे खास बात की ब्लॉक और बूथ लेवल का जो संगठन है वहां पर कांग्रेस पार्टी कसावट करने की कोशिश में, और लगभग साल भर पहले कमलनाथ ने ये कहा भी था, निर्देश भी दिए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि वो जल्द से जल्द मंडलम सेक्टर कमेटियों के पुनर्गठन कर ले, लेकिन इस तरीके से कुछ हुआ नहीं। लिहाजा एनपी प्रजापति को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा गया। 6-8 महीने से लगातार वो टेबल एक्सरसाइज कर रहे हैं और सभी जिलाध्यक्षों विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, लेकिन अब भी 190 विधानसभा सीटों पर ही काम हो पाए। लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर अब भी कांग्रेस पार्टी का मंडलम सेक्टर कमेटियों को पुनर्गठन का काम बाकी है। लिहाजा कोशिशें कांग्रेस पार्टी की लगातार जारी है कि महीने 1.5 महीने के भीतर जो बहुत बारीकी से खबर को कवर करता है ना, वही इतनी जानकारी एक साथ दे सकता है, वरना तो बहुत सारे चैनल्स पे देखा है रिपोर्टर अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए एक और दांव चला है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको यह भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि इसे लेकर कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं और सत्ता पक्ष के विधायक भी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिख चुके हैं, ये आप जान रहे हैं। तो इधर बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को कर्ज माफी के ऐलान की तरह महज एक चुनावी बयान बताया, यानी कांग्रेस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी इसे बड़े हल्के में ले लेती है। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू होगा तो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जानती है जो कांग्रेस घोषणा करती है पर पूरे नहीं करती है। ये देखिए, किसी भी बात को कह देना बहुत आसान होता है, एविडेंस के साथ बताना, जनता को उनके सामने रखना, ये एक बड़ी बात है। अगर कोई राजनीतिक दल अपनी बात रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए और आप बता सकते हैं कि आपकी जब सरकार थी तो आपने क्या किया। लेकिन मध्य प्रदेश में यह है कि सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, इसमें जनता का भला नहीं है। कांग्रेस इस बार नेतृत्व विहीन हो गई है और जो मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो पूरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही कर रहे हैं। वहाँ गहलोत भी कर रहे हैं, गहलोत राजस्थान में ये काम कर रहे हैं कि सुनिए गहलोत ये काम कर रहे हैं कि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री भविष्य में कभी आए नहीं कांग्रेस का, और ऐसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को उन्होंने पत्र लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी कर किसानों को 2000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। अच्छी बात है, ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में जो खरीदी की समय सीमा तय की गई थी उसे भी खत्म कर दिया गया। केंद्र से सहमति के बाद जल्द ही मूंग खरीदी जाएगी। हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है समर्थन मूल्य पर खरीदने का, और जैसी फसल आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे किसानों के साथ हैं। पिछली बार भी 5000 रुपये था, जबकि समर्थन मूल्य 7196 था, और हमने समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों को 2000 करोड़ अतिरिक्त दिलाए। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में कोयला संकट के चलते बिजली आपूर्ति की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती होने से किसान भी परेशान है। मामले पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोयला संकट हमारे सामने है। प्रदेश सरकार की हर संभव कोशिश कर रही है। किसानों को बिजली आपूर्ति को लेकर किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कोयला और बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र सरकार से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल से बेहतर स्थिति अब है। कांग्रेस सरकार में बिजली आती कम और जाती ज्यादा थी। ये बात सही है कि इस समय कोयले का संकट है, उसके बावजूद हम बिजली देने में सफल हो रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि मूंग की फसल मध्य प्रदेश में इस बार 12 लाख हेक्टेयर से भी अधिक में बोई गई है और अच्छी लग रही है, पानी बिजली दे रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ा संकट है क्योंकि गर्मी है, पानी से जितनी बिजली बन रही है वो बना रहे हैं और उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से बात की है, प्रधानमंत्री जी से बात की है और कोयला मंत्री से बात की, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। देश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सियासत बहुत लाउड हो गई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। मामले को गर्माता देख सरकार ने भी एक्शन लेना अब शुरू कर दिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिसके मुताबिक बोर्ड धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के बिहाफ पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में संशोधन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भी अमल शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस ने मामले में निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शांत करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। ऐसी कई रिपोर्ट पहले भी तैयार की गई, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है। प्रदूषण को रोकना हमारा कर्तव्य है। अब प्रदूषण दोनों तरह के हैं, ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है। इन सब बातों को लेकर अलग अलग स्तर पर स्टडी होती है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम संपूर्ण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। सरकार तो निर्णय लेने में ही सफल है, क्रियान्वयन करने में तो कभी पहल करती नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे हाहाकार और तफरा तफरी का माहौल है। न जाने कितने लाखों करोड़ों नौजवान निकल के सड़क पर घूम रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता है। मुरैना जिले में हो रहे 106 अमृत सरोवर निर्माण की योजना के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रमदान करके तालाब निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इससे मुरैना जिले में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा बदलाव आएगा। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर और देश भर में 50,000 अमृत सरोवर बनाने की योजना प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। हम राज्य सरकार और जनता के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। मुरैना जिले में भी 75 से अधिक अमृत सरोवर की जगह चिन्हित कर ली गई है। काम प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण और नुकसान की वसूली नियम 2022 में ट्रिब्यूनल को मिलने वाले अधिकार भी साफ कर दिए। मतलब आप आसान भाषा में अगर मैं खबर आपको बताऊं तो जो दंगाइयों के द्वारा उत्पात मचाया जाता है, पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके घर गिराए जाते हैं, तो अब जो ट्रिब्यूनल गठित होगी तय हो गया है कि कैसे उस नुकसान की भरपाई करेगी। आप एकदम समझ गए, यही खबर है। ये कानून ऐसा कानून है जिस प्रकार से दंगाई किसी निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को या शासकीय संपत्ति को तहस नहस करते हैं, उसकी जो कीमत होगी वो कीमत उस दंगाई के निजी संपत्ति से वसूली जाएगी। वो संपत्ति चल हो, अचल हो या किसी प्रकार की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर सकती है क्योंकि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों और बलवाइयों के साथ रहा है। जो भी दंगाई है, अपराधी हैं,
उनके साथ बाकायदा वही व्यवहार होना चाहिए जिस तरह का व्यवहार न्यायालय हर जगह करता, लेकिन ईमानदारी के दायरे में होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की फिल्मी डायलॉगबाजी नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सरकार उनके अन्य नेतागण कर रहे हैं, उस तरह की डायलॉगबाजी करके अगर आप कार्रवाई करते तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप वर्ग विशेष पर या विपक्षी दल से जो जुड़े हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों के बीच सफाई के प्रति प्रतिस्पर्धा जागने के लिए चलाया जा रहा अभियान, लेकिन जबलपुर में नगर निगम के अधिकारियों ने इसे मनमानी खरीद का जरिया बना लिया है। वो भी आपको बता रहे हैं। जबलपुर नगर निगम ने स्वच्छता के नाम पर बीते 5 सालों में 8 करोड़ रुपयों के खरीद लिए और हाल ही में फिर 23 लाख रुपयों से नए डस्टबिन खरीद लिए। यानी पहले भी खरीदे और फिर खरीदे। कांग्रेस इसे डस्टबिन खरीदी घोटाला बता रही है और कांग्रेस कह रही है कि इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण का आगाज साल 2016 से हुआ था। इसमें इस बार जबलपुर नगर निगम फिसड्डी साबित रहा, लेकिन साल 2017 से लेकर 2021 तक नगर निगम और जबलपुर स्मार्ट सिटी ने इसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए। पिछले 5 सालों में करीब 8 करोड़ रुपए तो सिर्फ डस्टबिन खरीदी में ही खर्च कर दिए गए। अधिकारी हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में डस्टबिन के मॉडल बदलते रहे। जबलपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने प्लास्टिक से लेकर स्टील और यहाँ तक की सोलर डस्टबिन तक की खरीदी की, लेकिन जबलपुर आज तक स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 में नहीं आ सका। इतना जरूर हुआ कि ये महंगे डस्टबिन शहर की सड़कों से गायब होते चले गए। अब एक बार फिर नगर निगम ने तकरीबन 23 लाख रुपए खर्च कर नए डस्टबिन खरीदे हैं। अब कांग्रेस इसे डस्टबिन घोटाला बताकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। पिछले 5 सालों में जो डस्टबिन करीब 8 करोड़ रुपए की खरीदी गई, उसकी क्या क्वालिटी थी। अभी दोबारा से उन्होंने 23 लाख रुपए की डस्टबिन खरीद लिए, तो उसका आशा क्या है कि ये इनका सिर्फ ये एक उत्सव हो जाता है भ्रष्टाचार करने का। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में सबसे पहले गीला सूखा कचरा अलग अलग करने के मकसद से करीब 4 करोड़ रुपए खर्च कर 2 लाख हरी और नीली बाल्टियां खरीदी गईं। साल 2018 में करीब 25 स्थानों पर सोलर डस्टबिन रखवाए गए। एक डस्टबिन की खरीदी करीब 2 लाख रुपयों में की गई, यानी 1 करोड़ रुपए सोलर डस्टबिन के नाम पर खर्च कर दिए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्मार्ट सिटी ने करीब 30 लाख रुपए खर्च कर शहर के 100 जगहों में 3 खंड वाले स्टील के ट्रायो डस्टबिन रखवाए। कुछ दिन बाद ये भी गायब हो गए। इसके बाद नगर निगम ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर शहर भर में स्टील के सेमी अंडरग्राउंड डस्टबिन लगवाए। फिर हैंगिंग डस्टबिन सड़कों के किनारे लटकाए गए, वो भी टूट फूट गए। यही नहीं, नगर निगम के अधिकारियों के पास पुरानी खरीदी का हिसाब तो है नहीं, लेकिन अब वो दलील दे रहे हैं कि नए डस्टबिन की खरीदी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से किया गया है। होता क्या था, गाड़ी आने के पहले तब तक जो है उसमें आवारा जानवर वगैरह, सुअर, गाय बैल जो उसको फैला देते थे, तो कुल मिला के जो है उसका झाड़ू लगाना बेकार हो जाता था। उसके लिए 2 चक्के वाले डस्टबिन हम लोगों ने मंगाए थे, नीलकमल वाले। तो उसमें यह है कि वो जो झाड़ू लगाने वाला है वो साथ में डब्बा रखेगा और अपना जो है ढेरी न लगा के उसमें वो भरता जाएगा। जैसे ही गाड़ी आएगी तो उसमें वो पलट देगा। ये बात साफ है कि अगर बीते सालों में 8 करोड़ रुपए से खरीदे गए डस्टबिन उम्दा क्वालिटी के होते तो आज वो शहरों की सड़कों पर नजर आते, लेकिन अधिकांश डस्टबिन गायब होने और सोलर डस्टबिन टीन के डब्बे साबित होने के बाद कांग्रेस के आरोप गंभीर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि जबलपुर नगर निगम में डस्टबिन खरीदी के खेल पर क्या जांच हो पाती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मुरैना जिले में इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के बहनोई के घर पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। आपको IBC 24 ये बताना चाहता है कि कल्ली गुर्जर नाम के डकैत पर कई गंभीर आरोप हैं, जिसमें पहाड़गढ़ इलाके के स्याही टेक गांव की एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने और गांव में गोलाबारी करने का भी आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच में सिद्धनगर में रहने वाले आरोपी के बहनोई पर संरक्षण देने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। कल्ली गुर्जर का जीजा जरूर है, लेकिन ये अपराधी हैं और एक घटना हुई है पहाड़गढ़ क्षेत्र में। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और 10,000 रुपये का इनाम भी इनके खिलाफ है। और ये नगर निगम ने जो कार्रवाई करी है, हम लोग सहायता आए हुए हैं। उनको आवश्यकता थी फोर्स की। ये मकान जो है अवैध रूप से बना हुआ है, अतिक्रमण में है
और इसकी कोई विधिक अनुमति नहीं ली है। इस आधार पर इनके द्वारा डिमोलिश की कार्रवाई की गई। भोपाल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अब पुलिस प्रशासन भी आगे आ गया है इसमें। लेकिन पुलिस प्रशासन का ही इंतजार न कीजिए, ये हमारा आपका भोपाल है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बहरहाल सीधे खबर पर आते हैं। नगर निगम की नाकामी के चलते राजधानी में अवैध होर्डिंग, विज्ञापन, फ्लैक्स समेत दूसरी प्रचार सामग्रियों से ये पटी पड़ी है। नगर निगम की चालानी कार्रवाई से भी अवैध विज्ञापनों पर लगाम नहीं लग पाई है। लिहाजा पुलिस ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो आप यूं ही अपनी कोचिंग का, अपनी दुकान का अगर प्रचार प्रसार करने लगते हैं और होर्डिंग और फ्लैक्स लगा देते हैं तो अब सावधान रहिएगा। अब तक लगाया ठीक, लेकिन अब सावधान हो जाइएगा। बड़े स्तर पर इस प्रकार के विज्ञापन या होर्डिंग लगे हैं, वहाँ पे संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत इन पे कार्रवाई भी की जा रही है। उद्देश्य यह है कि जो भी अनाधिकृत रूप से विज्ञापन या पोस्टर्स लगे हैं उनको हटाया जाए। तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।